जय हिंद। इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे हमने बात की थी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में, पढ़ा था इकोटोन के बारे में और बात की थी इकोलॉजिकल नीश के बारे में। एनवायरनमेंट की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट के इवोल्यूशन की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में और पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जब बात होती है इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, तो बेसिकली बात होती है अबाउट द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल सिस्टम्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल सिस्टम्स के बीच में ये जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की वजह से सराउंडिंग्स डेवलप होती हैं और ये जो सराउंडिंग्स डेवलप होती हैं, इन्हीं सराउंडिंग्स को एनवायरनमेंट बुलाया जाता है। और ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब्सटेंशियली चेंज होता है, सब्सटेंशियली इवॉल्व होता है। इसी इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। और ग्लोबल इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले बात की गई है प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में। और प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर ये जो अर्ली ह्यूमन देखने को मिलता था, ये अर्ली ह्यूमन हंटर हुआ करता था, गैदरर हुआ करता था और छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता था। प्री हिस्टोरिक एरा के दौरान ये जो अर्ली ह्यूमन देखने को मिलता था, इस अर्ली ह्यूमन का एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ना के बराबर देखने को मिलता था। एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट एकदम मिनिमल देखने को मिलता था। ये जो अर्ली ह्यूमन देखने को मिलता था, इस अर्ली ह्यूमन ने फायर को प्रोबेबली सबसे पहली बार टूल के जैसे यूज किया टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। बेसिकली होता क्या था, ये जो अर्ली ह्यूमन है, ये अर्ली ह्यूमन फायर को यूज करता था हंटिंग के पर्पस के लिए, फायर को यूज करता था अपने प्रोटेक्शन के लिए। और जब आग जलाई जाती होगी तो कुछ पेड़ जलते होंगे, कुछ जंगल जलते होंगे, तो फायर was probably the first tool used by the early human to modify the environment। ये जो अर्ली ह्यूमन है, इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइग्रेट करने की शुरुआत करी, इधर उधर घूमने की शुरुआत करी। और जैसे जैसे ये अर्ली ह्यूमन माइग्रेट करेगा, वैसे वैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो स्प्रेड होगी। और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन स्प्रेड होगी, वैसे वैसे ये जो इकोसिस्टम्स हैं, इनमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर बात करें तो प्री हिस्टोरिक एरा के दौरान ये जो अर्ली ह्यूमन देखने को मिला, दिस अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचर। प्री हिस्टोरिक एरा के बाद देखने को मिला एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ये जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, इसकी शुरुआत हुई लगभग 10,000 बीसी से। हमने पढ़ा हुआ है मीजोलिथिक एज के बारे में, हमने पढ़ा हुआ है नियोलिथिक एज के बारे में। और ये जो मीजोलिथिक एज है, ये जो नियोलिथिक एज है, ये वो टाइम फेज है जब एग्रीकल्चर की शुरुआत देखने को मिलती है। एंड दिस एग्रीकल्चर मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट। ये जो एग्रीकल्चर है, ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट क्यों साबित हुआ? बिकॉज इस एग्रीकल्चर को करने के लिए लंबे चौड़े फॉरेस्ट काटे जाने लगे। इस एग्रीकल्चर को करने के लिए लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स को क्लियर आउट किया जाने लगा। बेसिकली इस एग्रीकल्चर को करने के लिए सबसे पहली बार एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ह्यूमन बीइंग ने एनवायरनमेंट में इंटरवीन करने की शुरुआत करी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत हुई, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, या फिर ये कहें कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और ये वो फेज है जब सबसे पहली बार ह्यूमन बीइंग जो है वो सिग्निफिकेंटली एनवायरनमेंट में इंटरवीन करेगा। दिस वाज फर्स्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल चेंज। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा, वैसे वैसे इनोवेशंस देखने को मिले, वैसे वैसे नए टूल्स को डेवलप किया गया, वैसे वैसे इरिगेशन के सिस्टम्स इमर्ज हुए। और जैसे जैसे
ये इरिगेशन के सिस्टम्स इमर्ज हुए, वैसे वैसे कल तक जिन एरियाज में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, फार्मिंग पॉसिबल नहीं थी, अब उन एरियाज में भी एग्रीकल्चर होने लगा, फार्मिंग होने लगी। तो ये जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, ये जो एग्रीकल्चर है, इट मार्क द टर्निंग पॉइंट। एग्रीकल्चर के लिए लंबे चौड़े फॉरेस्ट काटे जाने लगे, एग्रीकल्चर के लिए लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स को क्लियर आउट किया जाने लगा, और फिर देखने को मिले अर्ली सिविलाइजेशंस, और इन अर्ली सिविलाइजेशंस के अंदर अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। अर्ली सिविलाइजेशंस की अगर बात करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने को मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिला, इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन देखने को मिला, और ये जितने भी अर्ली सिविलाइजेशंस देखने को मिले, ये अर्ली सिविलाइजेशंस रिवर सिस्टम्स के इर्द गिर्द देखने को मिले, और इन अर्ली सिविलाइजेशंस में अर्बनाइजेशन देखने को मिला। इन अर्ली सिविलाइजेशंस में अर्बन सेंटर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। और आपको इतना ऑलरेडी समझ में आता है कि जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो अर्बन सेंटर्स हैं, इनके सेटलमेंट के लिए, इनकी नीड्स के लिए डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, वाटर मैनेजमेंट के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, और सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये अर्बन सेंटर्स ग्रो करेंगे, वैसे वैसे रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो अर्बन सेंटर्स हैं, इनकी नीड्स भी तो ज्यादा होंगी, और इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल और इजी सी बात है। प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर ये जो अर्ली ह्यूमन देखने को मिला, इस अर्ली ह्यूमन का एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलता था, लेकिन फिर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन देखने को मिला, एंड एग्रीकल्चर मार्क द टर्निंग पॉइंट। इस एग्रीकल्चर के लिए लंबे चौड़े फॉरेस्ट काटे जाने लगे, इस एग्रीकल्चर के लिए ग्रासलैंड्स को क्लियर आउट किया जाने लगा। दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल चेंज। फिर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद में अर्ली सिविलाइजेशंस देखने को मिले, और इन अर्ली सिविलाइजेशंस के अंदर अर्बनाइजेशन देखने को मिला, और जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स इमर्ज हुए, वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला, वाटर मैनेजमेंट के चैलेंजेस देखने को मिले, सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिला, और रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला। लेकिन यहां तक भी चीजें मैनेजेबल थी, बट फिर 18th 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला, और जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, वैसे ही मशीन्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, वैसे ही इंडस्ट्रीज का जो नंबर है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इन इंडस्ट्रीज के अंदर कोल को, ऑयल को और फॉसिल फ्यूल्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज किया जाएगा। और कोल है, ऑयल है, फॉसिल फ्यूल्स है, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ये हमें ऑलरेडी समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान कोल को लार्ज स्केल पर यूज किया जाने लगा, फॉसिल फ्यूल्स को लार्ज स्केल पर यूज किया जाने लगा, और इसकी वजह से इवेंचुअली एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगी, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगी, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, और जब अर्बनाइजेशन होगा तो नीड्स की जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, जरूरतें बढ़ने लगेंगी, और जब जरूरतें बढ़ने लगेंगी तो और ज्यादा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और ज्यादा वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और ज्यादा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, और ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक लिमिट से ज्यादा होने लगा तो 20th सेंचुरी में एनवायरमेंटल अवेकनिंग देखने को मिली। 20th सेंचुरी में लोग एनवायरमेंट को लेके थोड़े जागरूक हुए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये जो पॉपुलेशन के लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे, वो बहुत ज्यादा हाई होने लगे। रिसोर्सेज का डिप्लीशन देखने को मिला, और रिसोर्सेज का डिप्लीशन हायर रेट पे देखने को मिला, हैबिटेट लॉस देखने को मिला। और इस बैकग्राउंड में लगभग मिड 20th सेंचुरी में कंजर्वेशन के कई सारे मूवमेंट्स का इमरजेंस देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान हुए कार्सन, और कार्सन ने एक किताब लिखी
साइलेंट स्प्रिंग। ये जो साइलेंट स्प्रिंग है ये कब लिखी गई? 1962 में। और कार्सन ने अपनी इस साइलेंट स्प्रिंग में बात की अबाउट द डेंजर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के जो डेंजर्स हैं उनको सबसे पहली बार हाईलाइट किया गया इस साइलेंट स्प्रिंग में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया 1972 में। और ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, दिस वाज द फर्स्ट ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है इसको लगभग 122 कंट्रीज ने अटेंड किया। इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आउटकम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है, ये यूएनईपी क्या है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। हालांकि खूब न्यूज में रहता है, खूब करंट अफेयर्स में रहता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आगे चलते हुए इन डिटेल इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये जो एनवायरनमेंट है इसका ग्लोबल इवोल्यूशन किस तरीके से देखने को मिला। इसी 20th सेंचुरी में एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द कई सारी लैंडमार्क ट्रीटीज को भी साइन किया गया, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको ऑर्गेनाइज किया गया 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल, इसको साइन किया गया 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्या कहा गया, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या कहा गया, इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हुए हम इन डिटेल पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो 20th सेंचुरी है, इस 20th सेंचुरी में कंजर्वेशन के मूवमेंट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। कई सारे कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि बात करेंगी अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, और कई सारी लैंडमार्क ट्रीटीज को साइन किया जाएगा जो कि डील करेंगी विद द एनवायरमेंट। और फिर आज की डेट में ये जो 21st सेंचुरी है, इस 21st सेंचुरी में बात की जा रही है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, बात की जा रही है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। 21st सेंचुरी में हम फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। हम फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो यूज है वो रिन्यूएबल एनर्जी का किया जाए। 21st सेंचुरी में अभी रिसेंटली 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये बात करता है अबाउट द लिमिट टू द राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स हैं उनके कंपैरिजन में टेम्परेचर का जो राइज है उसको लिमिट करता है। अच्छा, कहां तक लिमिट करता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ये खूब न्यूज में रहता है, ये खूब करंट में रहता है, तो आपको पता होगा। पता है तो कमेंट करके बता देना, अगर नहीं पता है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, 21st सेंचुरी में फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, फोकस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, फोकस है यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के ऊपर। हालांकि कॉइन की एक साइड ये है कि 21st सेंचुरी में फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है। और इन सभी कोशिशों के बावजूद ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये दिन ब दिन और ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, और इसको जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत सीवियरली पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, मोटा मोटा अगर बात करें तो ये जो एनवायरनमेंट है इसका ग्लोबल इवोल्यूशन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो, ये सारी बातचीत हम ब्रीफ तौर पे कर रहे हैं बिकॉज ये जो चैप्टर है उसका टाइटल यही है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। इन सभी चीजों के बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए एक मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है, जो आउटलुक है, उसको अपने दिमाग में बिठाओ। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ग्लोबल इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट की कहानी क्या रही वो तो हमें समझ में आ गई। अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में।
इंडिया में एनवायरनमेंट के इवोल्यूशन की कहानी क्या रही। देखो, एंशिएंट इंडिया की अगर बात करें तो एंशिएंट इंडिया में ये जो नेचर है इसको वर्शिप किया जाता था। राइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू वैदिक टाइम्स ये देखने को मिलता है कि नेचर को वर्शिप किया जाता था। आज भी हमारे यहाँ पे नेचर को वर्शिप किया जाता है, फॉरेस्ट वर्शिप किए जाते हैं, रिवर्स को वर्शिप किया जाता था, एनिमल्स को वर्शिप किया जाता था। इनफैक्ट कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बात की गई थी अबाउट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ये जो एंशिएंट इंडिया है इसके दौरान सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते थे, कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलते थे। ये जो नेचर है इसको बड़े ही हाई लेवल पे रखा जाता था, ये जो नेचर है इसको वर्शिप किया जाता था। और ये सिर्फ एंशिएंट इंडिया में ही देखने को नहीं मिलता है, आज भी हमारे कंट्री में नेचर को वर्शिप किया जाता है। जैसे गाय हमारी माता है, जैसे गंगा माँ, जैसे हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो ट्राइबल लोगों के लिए बड़े ही सेक्रेड होते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया में ये बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। फिर मेडिवल इंडिया के दौरान एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन देखने को मिला, ट्रेड का एक्सपेंशन देखने को मिला। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ट्रेड का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग का जो इंटरवेंशन है इनटू द एनवायरनमेंट वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मेडिवल इंडिया के दौरान भी बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे किंगडम्स ने वाटर कंजर्वेशन के कई सारे प्रोजेक्ट्स उनको अंडरटेक किया, कई सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करी। फॉरेस्ट को बचा के रखा जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, लेकिन फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाता था फॉर रॉयल हंटिंग। जनरली रॉयल हंटिंग के लिए ये जो फॉरेस्ट हैं इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। कभी कभार ये जो फॉरेस्ट हैं इनको कम्युनिटी रिसोर्सेज के तौर पे भी प्रिजर्व करके रखा जाता था, बचा के रखा जाता था। लेकिन हाँ, मेडिवल इंडिया के दौरान एक तरफ ये जो रॉयल हंटिंग है, ये जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, इनके लिए फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा रहा था। एक तरफ वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ एग्रीकल्चर के लिए और ट्रेड के लिए लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन भी देखने को मिल रहा था। और फिर कॉलोनियल एरा देखने को मिला। और ये जो कॉलोनियल एरा है, दिस वाज द एरा ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स ने हाई लेवल पे एक्सप्लॉइट किया। लंबे चौड़े फॉरेस्ट काटे गए रेलवेज के लिए, प्लांटेशंस के लिए और टिम्बर के एक्सपोर्ट के लिए। कमर्शियल क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे इंडिगो वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। और कमर्शियल क्रॉप्स के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ फार्मिंग हुआ करता था वो नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ, सॉइल डिप्लीशन देखने को मिला। इस कॉलोनियल एरा के दौरान लार्ज स्केल पे ऐसी ऐसी लैंड यूज की पॉलिसीज लाई गई जिनके थ्रू इकोनॉमिक गेन को प्रायोरिटाइज किया गया ओवर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इकोनॉमिक गेन को इंपॉर्टेंस दी गई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था 1865 में, जिसको रिवाइज किया गया था 1927 में। और ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है इसके थ्रू एक तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने फॉरेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया। और इसकी वजह से जो इंडिजीनियस फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हुआ करती थी वो डिस्टर्ब हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो कॉलोनियल एरा है, इस कॉलोनियल एरा के दौरान एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर फोकस नहीं किया गया। इस कॉलोनियल एरा के दौरान फोकस किया गया इकोनॉमिक गेन्स के ऊपर। और इन इकोनॉमिक गेन्स के लिए लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट काटे गए, लार्ज स्केल पे कमर्शियल क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लार्ज स्केल पे ऐसी लैंड यूज पॉलिसीज लाई गई जिनके थ्रू इकोनॉमिक गेन को प्रायोरिटाइज किया गया, इकोनॉमिक फायदे को प्रायोरिटाइज किया गया। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आया। और जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आया तो एक डिबेट शुरू हुई कि हमें डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दोनों ही जरूरी हैं, एनवायरनमेंट भी जरूरी है और कंट्री का डेवलपमेंट भी जरूरी है। फोकस किया गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, फोकस किया गया अर्बनाइजेशन के ऊपर, फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के ऊपर। और आप समझ सकते हो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जब अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा,
जब इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के ऊपर फोकस किया जाएगा तो एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। लगभग 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, जो हमारा ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिले, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज देखने को मिला, जैसे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन देखने को मिला, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिला। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आज भी पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। एक साइड में इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमें फायदा हुआ और हमारे ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से देखने को मिले। और फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया जब कई सारे प्रोटेक्टिव लॉज को इनेक्ट किया गया, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया 1972 में। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लाया गया 1980 में। फॉरेस्ट को बचाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लाया गया 1980 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया 1986 में। एनवायरमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया 1986 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को लाया गया 1974 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को लाया गया 1974 में। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को लाया गया 1981 में, और इसको अमेंड किया गया 1987 में। हालांकि आप देख रहे हो कि हर चीज के लिए हमारे कंट्री में कानून तो है। फॉर एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए भी कानून है, लेकिन आपको एक्चुअल स्थिति पता है। ये जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है, इस इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज में प्रॉब्लम है। फिर हमारी जो आम जनता है उसमें अवेयरनेस की भी कमी है। फिर पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि पॉलिटिक्स वोट के ऊपर चलती है, पॉलिटिक्स नैरेटिव के ऊपर चलती है। एक्चुअल ग्राउंड पे, धरातल पे ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये जो वाटर पॉल्यूशन है, ये जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है। और ये आज से पुअर नहीं है, शुरुआत से ही ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत ही पुअर देखने को मिलता है। हालांकि एक तरफ इम्प्लीमेंटेशन पुअर देखने को मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में कोई काम हुआ ही नहीं है। कंट्री में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं ओवर द पीरियड ऑफ दिस 70-75 ईयर्स। अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, एक तरफ अर्बनाइजेशन देखने को मिला, एक तरफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजों को लॉन्च किया गया, एक तरफ कई सारे एक्ट्स को इनेक्ट किया गया इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी देखने को मिला, दूसरी तरफ पॉल्यूशन के लेवल्स में इंक्रीज भी देखने को मिला, दूसरी तरफ ये जो एनवायरनमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। कंटेम्प्ररी इंडिया की अगर बात करें तो कंटेम्प्ररी इंडिया में कई सारे मूवमेंट्स देखने को मिले एट ग्राउंड लेवल, जैसे चिपको मूवमेंट देखने को मिला 1970s में। ये जो चिपको मूवमेंट है ये उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिला, और चिपको मूवमेंट के तहत लोग जो हैं वो पेड़ों से चिपक गए थे ताकि पेड़ों को ना काटा जाए, तो चिपको मूवमेंट देखने को मिला। नर्मदा बचाओ आंदोलन देखने को मिला, सरदार सरोवर डैम इसके अगेंस्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन देखने को मिला। सरकार ने भी इंटरवीन किया और सरकार भी कई सारे चीजों को लेकर आएगी इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे सरकार लेकर आई नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ये फोकस करता है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ये फोकस करता है एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। सरकार ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोलर पावर प्रोजेक्ट को प्रमोट किया, सरकार ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया, क्लीन गंगा मिशन को लाया गया, स्वच्छ भारत मिशन को लाया गया। ये सभी वो चीजें हैं जिनके थ्रू एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज किया गया। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, जैसे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू पेरिस एग्रीमेंट, और इंडिया का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस का हमारा टारगेट है। हालांकि इस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन हाँ इसके लिए
कई सारे कामकाज किए जा रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिन्यूएबल एनर्जी को हमारे कंट्री में पुश किया जा रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सोलर एनर्जी है इसका यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें तो हमारे डीपीएसपीज में बात की गई है एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए और कंट्री के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारे डीपीएसपीज बात करते हैं कि एनवायरनमेंट को सेव करो, एनवायरनमेंट को बचाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत बात की गई है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, लेक्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है वो बात करता है राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर एंड क्वालिटी एयर। हालांकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक्चुअल में दिल्ली में आज के डेट में आप सिचुएशन देख रहे हो, नदर्न इंडिया के वेरियस हिस्सों में आप सिचुएशन देख रहे हो, एयर पोल्यूशन की सिचुएशन बहुत खराब है। बट फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें रिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारा राइट है कि हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। और इसके साथ आज की हमारी ये जो बातचीत है ये बातचीत खत्म हो गई। देखो ये जो पूरा सेशन है, इस पूरे सेशन में हमने बेसिक तौर पे एक आउटलाइन रखी है इन सभी चीजों के बारे में। आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आपको बेसिक आउटलाइन समझ में आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी इतना लोड मत लेना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।